अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुफाहमत खत्म, मुज़ाहमत शुरू। यह है वो हतमी रास्ता जिस पर तहरीक इंसाफ एक बार फिर गामजन हो गई है और इस बार तो कहा जा रहा है कि तमाम कश्तियां जलाकर निकला जाएगा तहरीक इंसाफ के इन इरादों में। इसलिए भी दम दिख रहा है क्योंकि पार्टी में होने वाली हालिया इंतजामी तब्दीलियों ने यह तासुर भी पैदा किया है कि पीटीआई अब गुड कॉप बैड कॉप के बजाय हुकूमत के लिए सिर्फ बैड कॉप ही बनकर दिखाएगी। इस मुतालिक पीटीआई ने अपोजिशन जमातों को एक बार फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए पहले से ही भागदौड़ शुरू कर दी है और मुमकिन तौर पर इस मुतालिक भी हिकमत अमली चंद रोज में सामने आ जाने का इम्कान है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अपनी इस तहरीक के आगाज के लिए 8 फरवरी की तारीख का इंतखाब किया है, जब मुल्क में गुज़िश्ता साल इलेक्शन हुए थे और पीटीआई के इल्जाम के मुताबिक इस दिन उनका मैंडेट चोरी किया गया था और बज़ाहिर इस मैंडेट को वापस लेने और हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए पीटीआई 8 फरवरी को फुल एंड फाइनल दमादम मस्त कलंदर का फैसला करने जा रही है। इस मुतालिक लाहौर और सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, जिसके बाद एक मोमेंटम बनाकर हुकूमत के खिलाफ महाजराई तेज की जाएगी, जिसका इजहार हाल ही में मुकर्रर होने वाले पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने भी किया है, जिन्होंने नाम लिए बगैर ही सही लेकिन बज़ाहिर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को टारगेट करते हुए इल्जाम लगाया है कि माजी के एहतजाजों में उनके रहनुमा इदारों से राब्तों में थे, जो अब नहीं होगा और अगर वो किसी और की तरह एहतजाज से दौड़ेंगे तो वर्कर्स खुद उनको पकड़ लें। लोग कहते हैं कि इस दफा और दूसरे लॉन्ग मार्च में फर्क किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहली दफा ये 2 दफा जब हम निकले तो हमारी क़ियादत के इदारों के साथ राबिते होगी। जब मैं निकलूंगा तो रास्ते में किसी से पे राबिता नहीं करूंगा। जब 2 दफा हम निकले तो हमारी क़ियादत आपकी हेलीकॉप्टर में थी, इस दफा मैं हेलीकॉप्टर पे नहीं चढ़ूंगा। अगर मैं गायब हो गया, मेरा राबिता आपसे कट गया, जो भी वजूहात हो आपको मैं आज से बताता हूं कि शांगला के, कोस्तान के और बटाग्राम के लोग हैं जो वो शारा रेशम बंद करेंगे। पीटीआई के जारहियत से भरपूर इरादों की झलक मरकजी रहनुमाओं के बयानात में भी दिख रही है, जब लाहौर में जलसे की इजाजत न देने पर हालात बिगड़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी फुल स्टॉप लगाए जाने पर इसरार किया जा रहा है। हमारे पास बहुत ऑप्शंस मौजूद थे और हम अब आगे बढ़ने के लिए वो तमाम ऑप्शंस जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे। 8 फरवरी को हम लाहौर में हमने अभी अप्लाई किया है और मेरा ख्याल है कि ये लोग हमें उसकी इजाज़त नहीं देंगे। स्वाबी में भी एक जलसा हो रहा है 8 फरवरी को, वो तो डेफिनेटली होगा क्योंकि वो केपी में है, सो वहाँ हमें इजाज़त की हमें इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन लाहौर में जलसा करने की जो इंडिकेशंस हैं इस वक्त तक जो हमें मिली हैं वो ये है कि शायद ये उसकी इजाज़त हमें नहीं देंगे, सो उससे मसाइल क्रिएट होंगे, उससे मसाइल बढ़ेंगे। ये तो ये भी नहीं कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप का नेगोशिएटिंग कमेटी का अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में ये हमारी मीटिंग भी नहीं अरेंज करा सके, बाकी चीजें छोड़े। एक तरफ तहरीक इंसाफ आर या पार की पॉलिसी पर कारबंद है तो हुकूमत भी आस्तीने चढ़ाए बैठी है। न सिर्फ पीटीआई को 26 नवंबर का दिन याद करवाया जा रहा है, बल्कि अमेरिका से पीटीआई को जो उम्मीद थी वो पूरी ना होने पर भी तंज के तीर चलाए जा रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के वक़ौल बेहतर है कि पीटीआई 8 फरवरी को एहतजाज ना करे, अगर किया तो वो भी वही करेंगे जो पहले किया था, जबकि अमेरिका से पीटीआई को फोन कॉल आनी थी ना आएगी। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर कोई पहला प्लान बनता है। कहते हैं अभी तक तो वो फोन कॉल नहीं आई। रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे। ये सूरत हाल देखकर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि बज़ाहिर हुकूमत ने भी एक बार फिर तमाम कश्तियां जला डाली हैं और गुज़िश्ता रोज की डेडलाइन खत्म होने के बाद तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। इसके बावजूद भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के ख्वाहिशमंद उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। उनमें बज़ाहिर अभी भी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक उम्मीद है, जिनकी ही कोशिशों के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हालिया दौर हुए और दिलचस्प तौर पर वो अब भी मुज़ाकरात की गाड़ी फिर से ट्रैक पर डलवाने के लिए मुतहर्रिक हैं। इस मुतालिक उन्होंने आज एक बड़ा फैसला करते हुए मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से तो मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं, ताहम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर रियाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं और उनकी तरफ से
मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म जारी किया गया है। याद रहे कि हुकूमत और पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दी गई थी, ताहम पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का ऐलान न होने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया था। तो क्या अब एक बार फिर यह मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सकता है या तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी तहरीक को दवाम देने के इरादों के बायस मुल्क एक बार फिर सियासी अदम इस्तेकाम की जानिब बढ़ने जा रहा है? इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि अब क्या तय हो चुका है, ये फाइनल हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से एक भरपूर मुज़ाहमती तहरीक शुरू करने जा रही है? मुज़ाहमत का जो चैप्टर है वो मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया गया है? नहीं, देखिए, हमने मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत से मुअत्तल किए हैं। हमारे मुज़ाकरात सियासी जमातों से वो जारी हैं और जारी रहेंगे। हमने एक नेशनल एजेंडा दिया है जिसमें जमहूरियत की रिवाइवल, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया जो है ये हमारे नुकात हैं, और इसके ऊपर हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर जो सियासी जो क़ुव्वतें हैं उनसे बात कर रहे हैं। मुज़ाहमत जो है वो सियासी अंदाज से होगी, और हम जो हैं इसमें सोलो फ्लाइट आप देखिएगा कि नहीं होगी। और इस बार जो है हम अपने साथ डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ जो हैं उनको लेके चलना चाह रहे हैं, और मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो हैं उनको भी लेके चलना चाह रहे हैं। इस सियासी अंदाज में मुज़ाहमत चलाने से क्या मुराद है? सड़कों पर नहीं निकलेंगे इस मरतबा, पार्लियामेंट के अंदर जदोजहद होगी, बाहर आपके जलसे जुलूस बाकी गैदरिंग्स होंगी, अब वो इस्लामाबाद की तरफ जलगार वाला मामला नहीं होगा, इसका मतलब ये लिया जाए क्या? देखिए, ये मामला अभी हम आपको अपना लाएमल देंगे। हमारी लोग इस पर गौर गौज कर रहे हैं। ज़ाहिर है, जब आप दूसरी सियासी जमातों के साथ या लोगों के साथ बात करते हैं तो फिर उसमें समरे बहुत सारी बातें जो हैं वो फिर करनी होती हैं लोगों के साथ मिल के, और एक जॉइंट जो है वो हम चाहेंगे कि एक जॉइंट जो है वो लाएमल बनाया जाए, बजाय कि हम इसमें जो है वो सोलो जो है वो चलें। क्या हुकूमत के साथ जो मुज़ाकराती अमल था वो बंद हुआ है, या मुक़तदरा के साथ जो आपकी बैक चैनल राब्ते या बातचीत थी वो भी खत्म हो गई है? देखिए, मुक़तदरा के साथ जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चलते रहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि इस चीज़ का प्रिवी नहीं हूँ कि उसमें से मुलाकात जो है वो एक मुलाकात बिल्कुल, जब गौहर खान साहब ने ये खान साहब को ब्रीफ किया तो मैं भी क्योंकि वहाँ पे मौजूद था और मुझे खान साहब ने कहा कि आप मौजूद रहिए, तो उसके सामने की उसकी बात तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद किसी मुलाकात की जो है ना इतला है ना कोई उसकी ब्रीफिंग है। लिहाजा मैं इस चीज़ पे कमेंट करने से कासिर हूँ कि मुज़ाकरात जारी हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ या नहीं। तो उस मुलाकात के वाले से बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐसा क्या बताया था खान साहब को कि जिसपे खान साहब ने बड़ा वेलकम किया था इस सारे प्रोसेस को? गौहर खान ने मेरे सामने ब्रीफ किया था जो भी मामला थे, ज़ाहिर है वो तफसीलात तो मीडिया पे नहीं दी जा सकती, और उन्होंने ये कहा कि इस मुलाकात से मुताल्लिक जो है एक बात होनी चाहिए, और जिसमें मैंने गौहर साहब से 2 दफ़ा ये चेक करवाया कि अगर आप चाहते हैं कि ये बात खान साहब करें, बिकॉज खान साहब तो इस चीज़ से उनको खबर नहीं थी, तो गौहर साहब ने ब्रीफ किया था। तो हमने मुज़ाकरात किए हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए वो लेके जाना चाहते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान की एक सियासी तारीख है और इस्टेब्लिशमेंट उसका एक बड़ा प्लेयर है, और जो कि ज़ाहिर है फ़ौज का सियासी किरदार हम उसको प्रूव तो नहीं करते, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार रहा है और होता है, और उस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जो अदम इस्तेहकाम इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क एक राइट ट्रैक की तरफ चलना शुरू होगा। तो इसी तनाजुर में ही बातचीत होती रही है और होगी भी इसी तनाजुर में। ज़ाती केसेस या जो रिहाई है खान साहब की, वो उसका मतवा नज़र नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क में आइन बहाल हो, बुनियादी हकूक बहाल हो और आज़ाद अदलिया हो। आप तो कह रहे हैं फैसल चौधरी साहब कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि रिहाई आपका असल मतमा नज़र है, लेकिन आपके जो नए प्रेसिडेंट हैं पीटीआई केपी के जुनैद अकबर साहब, वो तो कह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए अगर मुझे भी इस दौरान अगर कोई उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, तो फिर कारकुनान को उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपने
सड़कें बंद करनी है, आपने बड़ी मेन शाहराहें आपने बंद करनी है, अफगान बॉर्डर की तरफ जाने वाला रास्ता बंद करना है, स्वाबी से आपने मोटरवे को बंद करना है। वो तो इस तरफ जाने की बातें कर रहे हैं, यानी कि उनकी गुफ्तगू से तो ये लग रहा है कि सारी आपकी तहरीक का मकसद खान साहब की रिहाई है। देखिए, जुनैद अपनी राय के इज़हार के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं और वो अपनी राय का इज़हार करने का पूरा हक रखते हैं। वो हमारे एक बहुत ही कमिटेड वर्कर हैं, बहुत पुराने वर्कर हैं और बहुत रिस्पेक्ट वर्दी शख्सियत हैं। वो अपनी लगी-लपटी नहीं लेके रखते। इमरान खान साहब, मैं आपको इमरान खान साहब का मतमा नज़र बयान कर रहा हूँ। मैं जुनैद साहब की इस बात से, मैं और पीटीआई के हज़ारों और लाखों कारकुनान जो हैं, इस बात पे बिल्कुल चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। लेकिन इमरान खान साहब की जो मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी रिहाई या मुकदमात से उन्होंने मुज़ाकरात को मशरूत नहीं किया है, ये उनकी स्टेटेड पोज़ीशन है। हम बतौर पार्टी या बतौर कारकुनान हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जल्द से जल्द रिहाई हो, क्योंकि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो लीगली बोगस मुकदमात हैं, फ्रिवलेस हैं, कॉन्कॉक्टेड हैं और उनको तो लीगली कोई मेरिट पे नहीं रखा जा सकता और सियासी मुकदमात हैं। तो सियासी मुकदमात हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब समेत हमारे दूसरे रहनुमाओं और कारकुनान के ऊपर जो सियासी मुकदमात हैं वो सही। ख़त्म किए। तो ज़ाहिर है अब आप ग्रैंड अलायंस की तरफ भी जा रहे हैं, बाकी सियासी जमातों से आप राब्ते भी कर रहे हैं। क्या ये लोग आपके साथ इस तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे? प्रॉपरली आपके साथ सड़कों पर निकलना पड़ा वो भी आएंगे, या सिर्फ ये आपके साथ किसी कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ आ गए, या किसी आप एपीसी करा देते हैं उसमें आपके साथ आपके साथ आ गए, बाकी जलसों में या लॉन्ग मार्च अगर आप करते हैं उसमें आपके साथ नहीं आएंगे? चलो देखें, ये चीज़ें तो बाकी लाएमल बनते हैं जब सब जमातें बैठती हैं। अभी क्योंकि इनिशियल बातचीत हो रही है, उसमें हमें सही। काफ़ी पॉजिटिव साइंस आए हैं, सिग्नल्स आए हैं। लोग मुल्क में जो है वो सियासी शख्सियात जो चाहे पार्लियामेंट से बाहर भी बैठी हों या मौलाना साहब हों या दीगर अचकज़ई साहब हों या दीगर हमारे अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, सही। ज़ुअमा हैं जो सियासी तौर पे, वो इस बात के कायल हैं कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं है और मुल्क जो है एक ऐसे निज़ाम के साथ चलाया जा रहा है जो कि देर पार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सब लोग बैठेंगे और सड़कों पे आने का मकसद हमारा क्योंकि ज़ाती मकसद नहीं है। हमने ग्रैंड नेशनल एजेंडा दिया है जो कि हर पार्टी का एजेंडा है, पाकिस्तान के हर शहरी का एजेंडा है, पाकिस्तान के हर वकील का, साफ़ी का, पीका लॉ के अगेंस्ट भी आप की पूरी कम्युनिटी या सरापा एहतजाज है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को लेके हम एक ग्रेटर नेशनल एजेंडा लेके चलना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में जो इस तहफ़्फ़ुज़ लेकिन इस सारी तहरीक का, इस सारी एक्टिविटी का, सारी मश्क का मकसद क्या है फैसल चौधरी साहब? हदफ क्या है? आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं इससे? क्या हुकूमत का खात्मा आपका मेन एजेंडा है या क्या है? हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, आइन और कानून की बहाली चाहते हैं, हम मुल्क की हुक्मरानी चाहते हैं, हम आज़ाद अदलिया की बहाली चाहते हैं। हम मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ़ आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म है, इदारा-कार है, उसके तहत काम करें। हम चाहते हैं कि अदालतें जो हैं, वो इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ़ को इंश्योर करें और मुल्क में जो है वो सियासी इख्तिलाफ़ राय या सदाए एहतजाज बुलंद करने को दहशतगर्दी ना कंसीडर किया जाए। आपकी इंटरनेट पे आपकी अपनी पार्टी अपनी में तो जुडिशरी के हवाले से बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं, अब भी, पहले भी आते रहे हैं। आज भी हामिद खान साहब ने कहा है कि मेरे चीफ जस्टिस तो मंसूर अली शाह साहब है, मैं यही अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नहीं मानता। तो ये तो बड़े सख्त बयानात हैं। आप तो इस सिस्टम को ही नहीं मान रहे, आप तो जुडिशरी को मान ही नहीं रहे। आप तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? आप आपने पिटीशन वहाँ पे लगा रखी है, एक तरफ आप उसका हिस्सा बने हुए सारे अमल का, जुडिशल कमीशन के अंदर आप बैठे हुए, लेकिन साथ ही इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं आपकी पार्टी क़यादत की तरफ से। वो तो वकला एक सियासत है, उसमें है और हम 26वें यानी हमने चीफ जस्टिस जया अफरीदी साहब के तैनाती से मुतल्लिक हमने कभी कोई रायज़नी का इज़हार नहीं किया। हम 26वें यानी तरमीम के खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक हमला है और एक सोचा-समझा मंसूबा है जिससे मुल्क में निज़ाम अदल को तहस-नहस करके अदालतों को जो है वो एक जैसे एक रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं या तो क्या तो क्या पटवारी आप हामिद खान साहब के बयान से फिर लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं कि पार्टी उससे डिस्टेंस कर रही है, जो उन्होंने आज बयान दिया है इतना सख्त? हामिद खान ने तो अपनी लॉयर तहरीक का बयान दिया ना, तो लॉयर जो है बट वो ही उस इज तरह पार्ट ऑफ द पीटीआई एज वेल ना, पीटीआई का हिस्सा है वो।
नहीं, पीटीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन देंगे, या जनरल सेक्रेटरी देंगे, या चेयरमैन गौहर अली खान देंगे। हम्म, यानी उनके इस बयान का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, जो उनका बयान है वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है, उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। नहीं, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जो है, ये 3 ऑफिसेज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी यही 3 ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, या सही हो गया। सब है वो डेजिग्नेटेड शख्सियात हैं जो कि पार्टी पॉलिसी देने की पाबंद है, और उन्हीं के स्टेटमेंट्स को पार्टी पॉलिसी समझा जाता है। अच्छा, ये बताएं कि अब स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, आज उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी थी हुकूमत की, उसे बरकरार रखने का फैसला किया है कि ये कमेटी बरकरार रहेगी, कायम रहेगी, उन्होंने आज इसका हुक्म दिया है। तो क्या कहीं तहरीक इंसाफ के अंदर से किसी ने स्पीकर साहब को गारंटी या यकीन दहानी तो नहीं करवाई हुई कि 8 फरवरी के इस एहतजाज के बाद फिर से हम मुज़ाकराती मेज़ पर आ सकते हैं? नहीं, समझ, ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दे नीड टू वॉक द टॉक। ये गुफ्तगू करते हैं, लेकिन गुफ्तगू के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वी वांट टू सी एक्शंस, एंड वी डू नॉट, फ्रैंकली वी आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्ड्स, क्योंकि ये तो एक जन के अख्तियारात का बड़ा शदीद मसला है। ये पावरलेस कमेटी है। ये बहुत कोशिश के बावजूद भी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा सके, और अपनी जो बातें इन्होंने कहा, वादे किए और कोशिश भी की, ये भी मुझे मालूम है। राना सनाउल्लाह साहब हो, स्पीकर साहब हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागडार हो, बल्कि सिद्दीकी साहब हो, इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी, और उल्टा हामिद रजा के घर और मदरसे के ऊपर हमला कर दिया गया पुलिस के गुल्लू तो भट्टों के फिर जब जरिए। आप जिससे कह तो रहे हैं ये कि पावरलेस है हुकूमत की कमेटी, या ये जो लोग बैठे थे जिनके साथ आप बातचीत कर रहे थे, एंगेज कर रहे थे, तो फिर आप मानते हैं इस चीज को भी कि इनके साथ बैठना गलती थी तहरीक इंसाफ की? देखिए, अगर हुकूमत, आप लोग सारे जो हैं वो इस बात पे हमें तशन्नुं का या एक तानाज़नी का, तो आपने हमें टारगेट किया कि जी आप सियासी कुव्वतों के साथ नहीं हम्म। बैठते, तो हमने सियासी कुव्वतों के साथ बैठे, और इसका रिजल्ट आपके सामने है। न 3 है, न 13 है। एक राय इसमें यह भी है फैसल चौधरी साहब के, जब आपकी बात नहीं बनी गैर सियासी कुव्वतों के साथ, तो आपने कहा फिर सियासी कुव्वतों के साथ बैठने का क्या फायदा है, वहां से हमारा मसला हल नहीं हो रहा, ग्रीन सिग्नल आपको नहीं मिला जो मुलाकातें हुई थी बैरिस्टर गौहर साहब की। देखिए, राय तो मुख्तलिफ हो सकती हैं। राय जो है वो तो मफरूज़ा होता है। समटाइम्स किसी की राय दुरुस्त होती है, समटाइम किसी की राय गलत होती है। तो मफरूज़ों पे तो गुफ्तगू नहीं की जा सकती। बातचीत जो है वो ज़ाहिर है, उस पे अभी तक कोई कामयाबी दोनों फ़रीक़ैन को नहीं हुई। अगर हम्म। बातचीत में कामयाबी होती तो फिर मामलात आगे बढ़ते। मामलात क्योंकि स्टैंड स्टिल हैं, और ये होता है, मुज़ाकरात जो हैं वो हॉल्ट भी होते हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। जी हाँ। टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये लेकिन हल हो जाएँगे। कोई इतनी बड़ी मामला नहीं, मुज़ाकरात होते रहने चाहिए, लेकिन हुकूमत के साथ नहीं, हम अपोज़िशन जमातों के साथ अपने एजेंडे के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं, और हमने मुज़ाकराती अमल रोका नहीं अच्छा, है। ये जो खान साहब ने आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया है इन 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर, ये किस किस के खिलाफ आर्टिकल 6 का खान साहब मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, जो इलेक्शन फ्रॉड में मुलव्वस हैं और जिन्होंने इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। हम्म, तो वो कैसे लगेगा ये आर्टिकल 6? जब हम आएँगे तो आपको लगा के दिखाएँगे। जब आप आएंगे तो कौन कौन मुलव्वस है इस सारे अमल के अंदर? जब आप कहते हैं कि इसमें यानी कि इलेक्शन चोरी करने में, फिर आपकी नज़र में कौन कौन मुलव्वस है जिस पे आप आर्टिकल 6 लगाएंगे? आइन के तहत इलेक्शन कराने का और साफ शफ़ाफ इलेक्शन करवाने का पाबंद इलेक्शन कमीशन है। सही, यानी आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 की जो है वो करेंगे कार्रवाई, जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, बाकी किसी और के हवाले से आपका कोई मसला नहीं है? आइन के तहत जिनकी ज़िम्मेदारी है, ज़ाहिर है वही पहलू तही का सही। मुर्तकब हुए हैं। तो हम देखेंगे कि उसमें मामलात कैसे हैं। मैंने तो आपको जो आइनी पोजीशन है वो वाज़ेह की है। और उसमें वो एडर अबैटर, वो 3-4 चीज़ें उसमें आ जाती हैं ना। ज़रा आप भी वकील हैं, आप बेहतर समझते हैं मामलात को। समर जब आएगा तो वी विल क्रॉस द ब्रिज एंड यू विल सी दैट। सही। तो फिर बयान आज बहुत जल्दी खान साहब ने दे दिया आर्टिकल 6 का, अभी तो वो खुद जेल के अंदर बैठे हैं, तो दिल्ली दूर अस्त। स्टेटेड पोजीशन है, ये उनकी ट्वीट्स पे भी आई हुई हैं, और हम अपना जो सियासी इस्तदलाल है उसको रखने के हमारा पूरा हक है, और हम इस्तेहकाक रखते हैं कि हम जो अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, इमरान खान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ है। सही है। ये तो अवाम की वोट चोरी हुई है। अच्छा, वोट चोरी चोरी तो होती नहीं है।
अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये बताएं कि एक ट्रंप कार्ड था तहरीक इंसाफ के पास डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में, वहां से भी कोई ऐसी हलचल नजर नहीं आ रही। रिचर्ड ग्रेनेल ने जो ट्वीट्स वगैरह किए थे वो भी कहा जा रहा है कि एक ट्वीट के अलावा बाकी उन्होंने सारे अपने डिलीट कर दिए हैं। तो उम्मीदें वहां से अब दम नहीं तोड़ रही, जो लोग बड़े जो है वो पुरजोश थे कि अमेरिका से जो है कोई ना कोई इंटरवेंशन होगी। नहीं, अमेरिका से तो हम कोई इंटरवेंशन की तो नहीं कर सकते, हम इम्पार्शियलिटी की तो रखते हैं हम्म। कि ट्रंप इंतजामिया बाइडेन इंतजामिया की तरह हमारे खिलाफ जो है वो उज़-ओ-अनाद में नहीं रहेगी। और जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ थी, या उन्होंने एक जो जनरल बाजवा ने उसाने कहानी के ज़रिए उनको एक बयानिया बेचा, वो उसको नहीं बाय सही। करेंगे। तो बाकी फैसले तो पाकिस्तान में होंगे। तो खान साहब से आपकी मुलाकात भी जरा हुई है, तो वो अब अपनी रिहाई के वाले से कितने पुरुमीद हैं और कब तक उन्हें अपनी रिहाई होती हुई नजर आ रही है? वो अपने हकीकी आज़ादी के नारे के साथ और अपने उस इस्तदलाल के साथ बिल्कुल फर्मली खड़े हैं, पुरज़म हैं। और उन्होंने अपने इंदिया दिया है कि अगर वो जितनी देर भी वो जेल काटना पड़ी वो काटेंगे, लेकिन अपने असूलों पे समझौता नहीं करेंगे। किसी किस्म की डील या ढील की वो मतमानी नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू में अदा की इमरान खान के वकील फैसल चौधरी की, जिनका कहना है कि इमरान खान फिलहाल तो उनका किसी किस्म की डील करने का इरादा नहीं है, लेकिन बताए तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पॉलिसी थी मुफाहमत की, उससे तहरीक इंसाफ अब मुकम्मल तौर पर पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है और अब मुफाहमत के बजाय मुदामत की तरफ तहरीक इंसाफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुदामत जो है वो किस तरह की होगी, क्या तहरीक इंसाफ फिर से सड़कों पर आएगी, इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए कोई नई जो है वो मूवमेंट चलेगी आगे, किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे, इस पर आने वाले दिनों में चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। जब 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, बड़ा जलसा करने जा रही है लाहौर के अंदर भी और सवाबी के अंदर भी, वहाँ से लाएमल आगे का सामने आ जाएगा। होने का दायरा पाकिस्तानी सियासत के अंदर, इस पर मजीद बात करेंगे। मुख्तर ब्रेक के बाद तजिए शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत तर्क करके मुदामत की तरफ बढ़ने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में भरपूर तैयारियां भी कर रही है, एलाइसेस बनाए जा रहे हैं, पार्टी क़यादत के अंदर तब्दीलियां लाई गई हैं। लेकिन स्पीकर ऑफिस की जानिब से आज एक हैरानकुन ऐलान हुआ है कि स्पीकर ऑफिस ने मुज़ाकराती कमेटियां खत्म ना करने का जो है आज फैसला किया है स्पीकर कौमी असम्बली ने। इससे क्या उन्हें अभी भी उम्मीद है कि ये मुज़ाकराती अमल जो है दोबारा शुरू हो सकता है और सियासत आने वाले दिनों में किस तरह बढ़ेगी, इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर साफी तर्जकार मुनीफ फारूक साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए थे, मगर आज भी हुकूमत की तरफ से स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटी को कायम रखने का फैसला किया है। क्या लगता है कि 8 फरवरी के एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ फिर मुज़ाकराती मेज पर आ सकती है? देखिए, अभी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है समर इसके अंदर के एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तंजीमी तब्दीलियां इसलिए की हैं क्योंकि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वो इसलिए क्योंकि ना वो उस तरह से कोई बात बन सकी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या कम अज कम जो एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स हैं वो इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं, और जो इमरान खान साहब चाहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट मानने से बिल्कुल कासिर है। और वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई कंसेशन हो। कोई इतनी हाई लेवल या कोई स्ट्रेटेजिक किस्म की टॉक्स भी नहीं हुई। फरोही मामलात के ऊपर बातचीत हुई है, जिसको जारी बात है तहरीक इंसाफ ने फिर बढ़ाना चढ़ाना होता है अपने वोटर सपोर्टर को बताने के लिए कि हमारे बहुत से एंगेजमेंट हो रही है। तो ऐसी कोई बड़ी चीज तो हो नहीं रही। एक तरफ तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ ने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन जो मुक़तदरा है उनके साथ जो बैक चैनल राब्ते थे, क्या वो भी खत्म हो गए हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब की एक दूसरी मुलाकात की बात हो रही है जो कि लाहौर के अंदर हुई है। देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मैंने तकरीबन 21 या 22 तारीख को अपने व्लॉग में कहा था कि एक ताकतवर शख्सियत है जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बहुत करीब हैं और वो इदारे के अंदर बड़ी अहम पोजीशन में है। उनसे मिलने के लिए तहरीक इंसाफ ने कुछ फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजी, कुछ कोशिश भी की। वो मुलाकात तो शायद नहीं हो पाई, लेकिन कोई एक आधी मुलाकात ऐसी जरूर थी जिसको जारी बात है तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी, लेकिन वो हुई जरूर है। लेकिन वो ऐसी मुलाकात नहीं थी कि वो तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो। सिर्फ उसमें ये मैं कह सकता हूँ कि बस आप समझिए कि हुकूमत की नुमाइंदगी भी इसमें थी। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का बुनियादी कंसर्न था वो ये कि बार बार एक चीज कम्युनिकेट की जाए फॉर्मली कि तहरीक इंसाफ को मुहाज़राई नहीं चाहती, तहरीक इंसाफ का इंप्रेशन गलत दिया गया है। इमरान खान साहब बिल्कुल किसी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई या कोई तसादुम नहीं चाहते।
और मामलात को दुरुस्त किया जाए, इमरान खान साहब की रिहाई को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करवाया जाए, जिसका कोई खातिर खा उस तरह से जवाब नहीं निकला। मुनीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एलाइसिस की तरफ जा रही है, मुफाहमत तर्क करके मुज़ामत की तरफ अब चूंकि जाया जा रहा है, तो इन एलाइसिस से पार्टी की जो है अंदर क़यादत में तब्दीलियाँ ला के तहरीक इंसाफ आपको लग रहा है कि मुज़ामती प्लान से कुछ हासिल कर पाएगी? देखिए, अगर तो तहरीक इंसाफ पूरा मुल्क बंद कर दे, जैम कर दे और ऐसे हालात पैदा कर दे कि बिल्कुल रियासत अपने घुटनों पर आ जाए, वो तो फिर ज़ाहिर बात है कि इनकलाब की सूरत हाल होगी। लेकिन पिछली दफ़ा जब तहरीक इंसाफ ने रियासत को अपने हम्म। या हुकूमत को वो अपने घुटनों पर लाई थी, तो वो 2014 का धरना था, लेकिन उसमें उस वक़्त के DGISI वाज़ इन्वॉल्व्ड अप टू हिज़ नेक, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, और उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ और तारिल कादरी साहब के साथ मिल के हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी सही हुकूमत है। को मफलूज किया था इस्लामाबाद के अंदर। इस वक़्त हालात बहुत फ़र्क हैं। तो जब तक वो ये एक इतना बड़ा हाथ साथ ना हो, तो फिर हुकूमत को लिटाना या नीचे लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जो पहले तजर्बे कर लिए, उनसे कोई खातिर खा कामयाबी तो नहीं हो सकी। लेकिन अब अगर वो कोई इनकलाब बर्पा कर देते हैं, जिससे हर चीज़ तलातुम मच जाता है, हर चीज़ उल्टी डगर पे चली जाती है, तो उसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है? वो फिर मैं और आप तारीख बनते हुए देखेंगे, लेकिन मुझे अभी ऐसा होता हुआ लेकिन नज़र नहीं तहरीक आ रहा। इंसाफ का तो अब नुक्ता नज़र ये है, उनका मौक़िफ़ तो ये है कि अब हम एक बड़े अलायंस के साथ चूँकि हम आ रहे हैं, पहले हम अकेले थे, अब हमारे साथ जो है वो बड़ी अपोजिशन की जमातें आ रही हैं, तो जिसमें शायद हक़ान अब्बासी साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान के से भी आजकल राब्ते तहरीक इंसाफ कर रही है, मारंग बलोच से भी तहरीक इंसाफ राब्ते कर रही है, उन्हें भी अप्रोच कर रही है, पार्टी के अंदर तब्दीलियाँ लाई गई हैं। तो इससे आपको लग रहा है कोई फ़र्क इस पर पड़ेगा या नताइज वही होंगे जो पहले थे? देखिए, एक सियासी अलायंस तो अच्छी बात है, लेकिन मारंग बलोच से राब्ता शायद मुझे लगता है काउंटर प्रोडक्टिव होगा तहरीक इंसाफ के लिए। क्योंकि कुछ एरियाज़ या कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ्लैश पॉइंट्स होते हैं किसी भी रियासत के लिए। मारंग बलोच के साथ जो मामला इस वक़्त है, वो 2 ओपिनियंस हैं। कोई कहता है कि नहीं, वो एक्चुअली बलोच डेप्रिवेशन और उस तरह वहाँ पर जो मज़ालिम हैं उनके हवाले से बात करती हैं, रियासती जबर के हवाले से बात करती हैं। हुँ। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो फॉरेन फंडेड है और उनको जो पाकिस्तान की दुश्मन ममालिक हैं और होस्टाइल एजेंसियां उनको पेट्रोनाइज करती हैं। सो ये दोनों साइड्स का एक बयानिया हमारे सामने आता है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर मारंग बलोच साहिबा की मदद ली जाती है, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी तौर पर कोई सेन सोच होगी। ये बड़ा बताएं कि नेगेटिव होगा। सियासत के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर हलचल है ही, जुडिशरी के अंदर भी हमें एक तलातुम और हलचल नजर आ रही है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ तो आपको नजर आ रहा है एक सूरत हाल वहाँ पे चली रही है, जजेस का के आपस में इख्तलाफात की सूरत में। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से भी एक खत सामने आया है गुज़िश्ता रोज़ कुछ जजेस का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप बाहर से एक जज को लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना रहे हैं, वहाँ से एक मुज़ाहमत सामने आई है। तो इससे ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फंक्शनिंग तो मुतासिर होगी, इसके अलावा भी आपको कोई फर्क नजर आ रहा है पड़ता हुआ हालात के ऊपर? जी, बिल्कुल करेगी। मुझे लगता है कि इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है निज़ाम के अंदर भी कि एक चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट से लाया जाए, किसी जज साहब को, एक जूनियर जज को शायद कराची से इस्लामाबाद लाया जाएगा। पहले भी ऐसा होता रहा है, इधर-उधर से जज साहब आते रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत ब्लेटेंट है। और जबकि ऑलरेडी जजेस मौजूद हैं उसी कोर्ट के अंदर, या तो बताएं रीजंस के साथ कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है या इस काबिल नहीं है कि वो चीफ जस्टिस बने। अगर नई जस्टिफिकेशन है तो फिर उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन गन तो ठीक ठाक पड़ गया है और वो एविडेंट है। जितना मर्जी उसके ऊपर कपड़ा या गिलाफ डालें, वो छुप वैसे तो नहीं इस सकता। पर्टिकुलर इशू पर तो मेरी इतला तो यह है कि नून लीग खुद भी शायद सरफराज डोगर साहब को, जैसे सरफराज डोगर साहब को नहीं लाना चाह रही थी, वो किसी और को, यानी जैसे शाहराम साहब को लाना चाह रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये नाम कहीं और से आ गया, तो फिर जाहिर है अब उन्हें अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो नून लीग की जाती मर्जी भी नहीं थी उन पे। देखिए, मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला कर सके या चंद अहम मामलात के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ किसी की तैनाती कर सके या किसी को बतौर जज ला सके। ये निज़ाम एस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है और उन्हीं की वजह से चल रहा है। बनाया भी उस तरीके से गया है। इतना कुछ एट स्टेक है कि आप जो ताकतवर हल्का है, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव है और वो नहीं समझते कि कुछ चीज़ें
उनकी दस्तरत से या उनकी गिरफ्त से बाहर ज़ाहिर जानी है चाहिए। अब बहुत कुछ एट स्टेक है और ज़ाहिर है अपने इक़्तिदार को दवाम भी बख्शना है, तो इसलिए सारा कुछ आपको होता हुआ ये नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ से हुकूमत को मुमकिन तौर पर ख़तरा हो सकता था या माजी में हमने देखा या हो सकता है, वहाँ से तो सूरत हाल बड़ी हुकूमत को जो है उनके लिए फेवरेबल दिखाई दे रही है। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बड़ी खुश है कि हम एक एक पेज एक एक सतर पर हम साथ हैं। जुडिशरी की बात करें तो वहाँ भी चीज़ें आपके सामने हैं कि हुकूमत को कोई खतरा वहाँ से नज़र नहीं आ रहा, जहाँ है नज़र आता है, जहाँ से वहाँ से मैनेज करने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं, तो हमें नज़र भी आ रहा है। और फिर मीडिया की बात करें, मीडिया को नया पीका कानून जो है वो लाकर उसमें तरमीम करके मीडिया का गला भी दबाने की पूरी तैयारी हो रही है। तो फिर तहरीक इंसाफ का खतरा था, वो भी अब सड़कों पर उस तरह आने की पोजीशन में नहीं है, जो आए भी उससे कोई वो खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर सके। अमेरिका का एक था उन्हें मामला, वहाँ से भी अब चीज़ें जो है वो उस तरह नहीं हुई जो तरीके से आप चाह रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी। वो रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीटें तक डिलीट हो गई हैं एक ट्वीट के अलावा। तो क्या समझते हैं फिर हुकूमत के लिए फिर सत्य खैर कोई मसला नहीं है? देखिए, इस निज़ाम को अगर चैलेंज और ख़तरा है तो वो अपने अंदर से ही है, और वो ये कि अगर ये निज़ाम तसादुम में चला जाए और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत तसादुम में चले जाए। जब तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुझे कम से कम ये होता हुआ तो दूर-दूर तक नज़र नहीं आता। सही है। और इस वक़्त जो बड़ा एक आइडियल ताल्लुक है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के साथ। और मज़े की बात ये है कि जो पंजाब हुकूमत की सरबराही है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के पास, उनके बारे में भी एस्टैब्लिशमेंट बहुत पॉज़िटिव है और उनका भी बड़ा बेहतरीन ताल्लुक है इस वक़्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली हम देखने में हमें नज़र आ रही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं सिर्फ़ उन बातों के हवाले से खबर दे सकता हूँ या उन पर अपना तज़िया पेश कर सकता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी हैं, जो फैक्ट्स हैं। कुछ ऐसा जो अल्लाह को पता है और हमें नहीं पता बहैसियत इंसान, उसके बारे में क्या बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो सामने जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उन्हीं के ऊपर बंदा अपनी एक राय कायम कर सकता है। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से हतमी राय कोई भी नहीं दे सकता। इसी पे प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क के अंदर बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल की। आज भी एक बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल सामने आई है जो कल रात वाक़यात हुए, उस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में दहशतगर्दी का जिन एक बार फिर बेकाबू हो रहा है और बदकिस्मती से यह मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा भी हो रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर कार्रवाइयां करके दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने की भी पूरी कोशिशें हो रही है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रात भी एक अहम कार्रवाई हुई जिसमें पाक फौज के जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। वहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को भी चुन चुन कर हलाक किया। बलूचिस्तान के जिला कलात के इलाके मंगोचर में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब होने वाले 2 हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेज के कम अज कम 18 एहलकार शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक जबकि 18 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात कलात के इलाके मंगोचर में दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी मुतहर्रिक हुए जिन्होंने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक मंगोचर ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द हलाक हुए जबकि दहशतगर्दों से लड़ते हुए बलूचिस्तान FC के 18 जवान भी शहीद हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक जिला कल्लात में दहशतगर्दी की कार्रवाई के पस मंजर में सिक्योरिटी फोर्सेज के मुतअद्दिद सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी हैं। ISPR के मुताबिक जिला हरनाई में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकानों को भी निशाना बनाया गया जिन्हें तबाह किया गया। ISPR के मुताबिक इस घिनौने और बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब सहूलत कार इसकी हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR के मुताबिक दुश्मन का मकसद बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब करना था जिसमें वो नाकाम हुए। इस इलाके में माजी में भी बम धमाकों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के वाकयात पेश आते रहे हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में मंगोचर के करीब जोहान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक पोस्ट पर होने वाले हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 1 दर्जन से जायद जख्मी हुए थे। माजी में मंगोचर और जिला कलात के दीगर इलाकों में ऐसे वाकयात की जिम्मेदारी करदम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से कबूल की जाती रही है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज भी दहशतगर्दों और बिलखुसूस खारजियों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन में है। गुज़िश्ता रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयां करते हुए 10 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया था जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 29 और 30 जनवरी के दरमियानी शाबी शुमारी वजीरिस्तान के जिला मीर अली में ऑपरेशन करते हुए 6 खवारिज को हलाक किया था। कलात में इमर्ज होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने
बलूचिस्तान का दौरा भी किया है, जहां उन्हें सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई है और आर्मी चीफ ने अस्पताल का दौरा किया, जहां दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी की गई। इस सारी सूरत हाल पर प्राइम में मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी अमूर के माहिर आमिर राना साहब ने, जबकि हमारे साथ अमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आमिर राना साहब, आज जो कलात में नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हुआ, 18 FC एहलकार शहीद हुए और 23 दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई में मारा भी गया है। बलूचिस्तान में जो एक हम अपसर्ज देख रहे हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में या फिर सिक्योरिटी पर्सनल पर भी अटैक में जो इजाफा हुआ है, इससे आप पिछले साल की ही जो कार्रवाइयाँ थी उसका तसल्सल देख रहे हैं या इसके मुहर्रिकात आपको कुछ और नजर आ रहे हैं? और ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले जो भी कार्रवाइयाँ थी वो जो मरकजी शाहराहों से बिल्कुल दूर थी, और ये तो बिल्कुल ही ये शहरग है पाकिस्तान की, ये वाली सड़क जो कोयटा को कराची से मिलाती है, तो उसके ऊपर आना। लेकिन ये खुशाइन बात है कि इस मरतबा जो है इनका जो होल्ड है सड़क के ऊपर, मरकजी शाहरा के ऊपर ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहा। उसके अंदर जाहिर है कि बहुत सारी कुर्बानियाँ हुई है हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की, तो वो बिल्कुल उसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इस कोशिश को है वो काफ़ी हद तक उसको नाकाम बनाने की कोशिश की। कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है ये जो हम इजाफा देख रहे हैं हालिया बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात का, इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा नया एलिमेंट शामिल हुआ है कि ये वाक़यात बड़ी तेजी से इनमें इजाफा हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ओवरऑल अप्रोच देखनी पड़ेगी कि हमने देखा कि पिछले एक साल के अंदर जो ओवरऑल वायलेंस है और जो हमले हैं वो बढ़े हैं, तकरीबन 270-80% जो बढ़ा है, वायलेंस बढ़ा है। उसी से पता चलता है कि एक तो ये पूरी की पूरी अप्रोच है। दूसरा मेरा ख्याल से कि जो हम बार बार जिस पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अरबों डॉलर का असला पड़ा हुआ है, हमें इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो जो असला है वो बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों में लग रहा है, और एक जिसे कहते हैं ना सप्लाई चेन का होना। आमिर राना साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अजला है वहाँ पर भी दहशतगर्दी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो तकरीबन पिछले 2024 के दौरान 444 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं KP के अंदर। तो इन दोनों जो सूबों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, वहाँ BLA ऑपरेट कर रही है, यहाँ कलदम TTP ऑपरेट कर रही है, दोनों में कोई आपको कोऑर्डिनेशन भी नजर आ रहा है या ये अलग अलग ही कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो माखज़ है, पीछे जो इनकी जो कुव्वत बनी है बलोचों की, तो जाहिर है कि एक नैरेटिव में भी खासी एक बड़ी चेंज आया, तब्दीली है। लेकिन पीछे अफगान तालिबान है जहाँ से उनको नेटो का छोड़ा हुआ असला भी मिल रहा है और जहाँ पे इनको पनाहगाहें भी इनकी मौजूद हैं, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अफगान तालिबान को ताउन पे मजबूर किया जाए, और TTP के साथ तो उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, वो तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन BLA को वो और इस तरह की जो तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ वो है एक अपनी टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशराइज करने के लिए। तो ये एक बड़ा खतरनाक रुझान है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त KP और बलूचिस्तान में जो बड़े सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनका मरकज़ जो है अफगानिस्तान में है, और उसको एड्रेस करने की डिप्लोमेटिकली भी और जिस तरीके से भी सियासी तौर पे हो सके वो उसको जरूर कोशिश करनी चाहिए। तो कमर चीमा साहब, इस सारी सूरत हाल में हमारी जो हिकमत अमली है काउंटर टेररिज्म की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कितनी मौसर है और इसमें क्या मजीद इसमें बेहतर हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जारी बात है आपके काइनेटिक ऑपरेशंस हैं वो आप कर रहे हैं, दूसरा आपकी जो डिप्लोमेटिक डोमेन है उसमें काम करने की जरूरत है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें इस मसले को उठाने की जरूरत है, इन इंडिविजुअल्स को पकड़ने की जरूरत है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़ने की जरूरत है। और दूसरी अहम बात, इस वक्त पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी का मेंबर है। हमारे पास तो बड़ा अच्छा फोरम है, दुनिया को इस मसले को इंटरनेशनलाइज करें कि ये वो अलकायदा, TTP और बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे मिलकर काम भी कर रहे हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं, इनको पकड़े। जब दुनिया को मसला था तो दुनिया ने हमें कहा, हमने तो 75,000 लोगों की जानें भी दे दी, अरबों डॉलर का नुकसान भी कर लिया, और जब हमें खतरा है तो दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही। पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा मजबूत है, कोई वकील नहीं है। समर साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है उसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। काइनेटिक ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी डेली बेसिस पे 150 के करीब होते हैं पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन हमें पूरी दुनिया को भी ये बावर कराना पड़ेगा मौसर अंदाज में कि किस तरह से भारत की पेट्रोनेज से पाकिस्तान के अंदर
दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, जहां मुल्क में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहर्रिक हैं, वहां मुल्क के शोरशदा इलाकों में अमन की बहाली के लिए भी हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मुतालिक रियासत को बड़ा चैलेंज कुरम की सूरत हाल का दरपेश था, ताहम अब कुरम में अमन की उम्मीद रोशन होती जा रही है। याद रहे कि कुरम में तकरीबन गुज़श्ता 3 माह से जारी कशीदगी के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशें बदस्तूर नाकामी से दो चार रही थी। इस तनाजुर में जिरगे और अमन मुआहदे भी कारगर साबित नहीं हो सके थे और इस कशीदगी की वजह से कम अज कम 100 से जायद अफराद जाँ बहक जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं। अंदाजों के मुताबिक बदअमनी के नतीजे में कुरम में कम अज कम 600 मिलियन रुपए का माली नुकसान भी हो चुका है। ताहम हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अमायदीन ने इस तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश जारी रखी और इस सिलसिले में कोहाट में गुज़श्ता रोज एक जिरगा मुनक्कद हुआ। इस और एक मतलब फिर इत्तफाक राय किया गया कि इलाके में क़याम अमन की खातिर खुसूसी कमेटियां बनाई जाएंगी ताकि फरीक़ैन के माबैन तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल किया जाए। और इस जिरगे के बाद कबायली अमायदीन भी पुरुम्मीद हैं कि कुरम में अमन की बहाली की कोशिशें बराबर साबित होंगी। कुरम में अमन तब आएगा जब हम खुद अपनी गलती तस्लीम कर ले, हम अपनी गलती मान लें तो तब अमन आएगा। यकीनी तौर पर गवर्नमेंट ने, फौज ने, सारों इदारों ने इस डिज़ास्टर के टाइम पर लोगों की काफ़ी सारी मदद की। लोग बहुत शुक्रगुजार हैं और लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये मसाइल आपने खुद बैठ के वहाँ पर हल करने हैं। ये सिर्फ सरकार की वो नहीं है, हमारे दोनों तरफ से फरीक़ैन भी इसको अपनी जहन में ये जो खलबशारें हैं, ये जो गंदगी है, साफ करनी चाहिए ताकि पूरी इलाके में अमन कायम हो जाए। इस उम्मीद के साथ कि कुरम समेत मुल्क भर में अमन व अमान की कोशिशें कामयाब होंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।